हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। हम क्या कर रहे थे, जीएसटी का क्विक रिवीजन कर रहे हैं समरी बुक से। समरी बुक आपको मिल जाएगी icleak.com पे, अवेलेबल है फ्री डाउनलोड सेक्शन में। भाई अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। अभी हमने रिवीजन स्टार्ट किया था, अब हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई का रिवीजन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही है, तो बहुत अच्छे से इसके कंसेप्ट सुनने हैं और रिवाइज करने हैं और एग्जाम में बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अभी ये रिवीजन सीरीज जो है आपको क्या करना है, स्ट्रिक्टली प्लेलिस्ट को फॉलो करो, सारे चैप्टर्स वहां पे आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम के दिन हमारे पास इतना ही टाइम होता है, 16 आवर्स में हमारा क्या हो जाएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा भाई। फटाफट चैप्टर बाय चैप्टर सारे रिवीजन हो जाएंगे, कोई चैप्टर एग्जाम में छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, बहुत शॉर्ट वीडियोस है, क्विक वीडियोस है, और बट सारा कंटेंट कवर्ड है। सो आपको क्या करना है, क्विकली रिवाइज कर लेना है और एग्जाम में कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब कॉन्फिडेंस मोटिवेशन हाईएस्ट लेवल पे रखना है, बिल्कुल मेंटेन करना है। भाई बहुत पढ़ाई करी, क्वेश्चन बैंक पढ़ा, सब कुछ पढ़ाई बहुत अच्छे से करी, अब क्या है, कॉन्फिडेंस इज द की। ठीक है, पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है हमको, लैंग्वेज हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पेपर में हमारे स्पार्क होना चाहिए, एग्जामिनर को लगना चाहिए कि भाई इससे क्या करूं, मैं सीए बना दूं। तो आपके वो पेपर में स्पार्क होना चाहिए, लैंग्वेज आपको बहुत अच्छी यूज करनी है, सेक्शंस कोड करने, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा है, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो मस्ट ही है बेटा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी का ही पूरा गेम है, वो आपकी अगर अच्छी रहेगी तो वो पेपर में आपके डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद पेपर प्रेजेंटेशन का, लैंग्वेज का, सब चीज का इंपॉर्टेंस होता है। अभी क्या करेंगे, क्विकली स्टार्ट करेंगे क्या, वैल्यू ऑफ सप्लाई का रिवीजन। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई हमने क्या क्या पढ़े, सेक्शंस पढ़े थे क्या, पहले आप याद करो सारे अभी तक के जो चैप्टर्स पढ़े उसके सेक्शंस 1 मिनट में रिवाइज करेंगे। सेक्शन 7 सप्लाई, सेक्शन 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, सेक्शन 9 लेवी ऑफ सीजीएसटी, उसके बाद सेक्शन 10 किसका है, कंपोजिशन स्कीम, सेक्शन 11 पावर टू ग्रांट एग्जाम्पशन, सेक्शन 12 यहां पे अगर हम बात करें टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 14 क्या बोलता है, चेंज ऑफ रेट के केस में कैसे टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है, सेक्शन 14 बताता है। और अब आ गए सेक्शन 15 पे, सेक्शन 15 क्या बताता है, वैल्यू की बात करता है भाई, वैल्यू की बात करता है। क्या बोलता है सेक्शन 15, वैल्यू क्या रहेगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू। वैल्यू क्या रहेगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू, प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या हुआ, प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल व्हेन सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। ट्रांजैक्शन वैल्यू कब एक्सेप्ट होगी, जब क्या है, सप्लायर और रिसिपिएंट रिलेटेड नहीं है एंड प्राइस सोल कंसीडरेशन है। एंड प्राइस सोल कंसीडरेशन है तो वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू रहेगी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन में अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको उसके साथ में क्या लिखना पड़ेगा, नोट भी लिखना पड़ेगा, सब चीजों पे मार्क्स होते हैं। उसके बाद में यहां पे अगर रिलेटेड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो या प्राइस सोल कंसीडरेशन नहीं है या नोटिफाइड सप्लाई, तो उस केस में वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है, उस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं होती, उस केस में वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से वैल्यू होती है। वैल्यूएशन रूल्स अभी पढ़ेंगे। ठीक है, सो अभी अगर आपके सप्लायर और रिसिपिएंट रिलेटेड नहीं है एंड प्राइस सोल कंसीडरेशन है तो वैल्यू क्या होगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू जिस पे ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, मैंने आपको मोबाइल बेचा 50,000 रुपए में, तो जो ट्रांजैक्शन हुआ 50,000 का वो क्या हो जाएगी भाई, मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगी। बट इसमें क्या होगा, इसमें कुछ इंक्लूजन होंगे। ठीक है, क्या क्या इंक्लूजन होंगे, मतलब क्या क्या चीजें आप ऐड करोगे इसमें, टैक्सेस अदर देन जीएसटी, कोई भी दूसरा टैक्स दिया हो, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी दिया हो या कुछ भी, जीएसटी छोड़ के यहां पे प्रॉब्लम में जो भी टैक्स दिया है वो क्या कर लेना है, हमको ऐड कर लेना है। अदर देन जीएसटी, इंक्लूजन, ये जो 5 आइटम है क्या है, इंक्लूजन है, आपको ऐड करना है ट्रांजैक्शन वैल्यू में। ठीक है, ऐड करना है ट्रांजैक्शन वैल्यू में। क्या है, सबसे पहले टैक्सेस अदर देन जीएसटी, म्युनिसिपल टैक्सेस दिया आपको, कोई भी टैक्सेस दिया वो क्या कर लेना है, आपको ऐड कर लेना है, वो आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद में थर्ड पार्टी पेमेंट मेड बाय कस्टमर इन रिलेशन टू सप्लायर विच सप्लायर वाज लायबल टू पे एंड वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। क्या बात हो रही है, थर्ड पार्टी पेमेंट की हो रही है कि भाई सप्लायर को पे करना चाहिए था बट आपने पे किया, सप्लायर को पे करना चाहिए था पर आपने पे किया और प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने बिल्डर से फ्लैट खरीदा, 90 लाख रुपए में मैंने फ्लैट खरीदा, बिल्डर ने बोला 90 लाख तो मेरे को दे दे, 20 लाख सीमेंट का पेमेंट करना है। तो क्या बात हुई भाई, ये थर्ड पार्टी पेमेंट है, कस्टमर ने किया है, जो सप्लायर को पे करना चाहिए था, और इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस, एंड इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। तो क्या बात हो गई, थर्ड पार्टी पेमेंट भी आप ऐड कर दोगे, थर्ड पार्टी पेमेंट का एडजस्टमेंट भी आपको दिया हुआ है तो आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। उसके बाद
इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है ऐड कर देना है, इंक्लूडिंग कमीशन, पैकेजिंग, ठीक है, कमीशन हो सकता है, पैकेजिंग हो सकता है, कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो सकता है, कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो सकता है, एनीथिंग डन बाय सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, सप्लायर ने कोई भी चीज के लिए कुछ भी यहां पे किया इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, कुछ भी है यहां पे, इंस्पेक्शन चार्जेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, एनीथिंग डन बाय सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई टिल डिलीवरी ऑफ द गुड्स फॉर और सप्लाई ऑफ सर्विस इफ चार्ज टू रिसिपिएंट, कब तक के, टिल डिलीवरी ऑफ द गुड्स, गुड्स की डिलीवरी तक के यहां पे, या सर्विस सप्लाई करते तक के, अगर उसने रिसिपिएंट को चार्ज किया है फॉर एनीथिंग वो ऐड होगा। तो कोई भी इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं कि भाई ये क्या किया है सप्लायर ने, यहाँ पे क्या किया है भाई, यहाँ पे सप्लायर ने ये चार्ज किया है रिसिपिएंट को, तो आपको क्या कर देना है, टिल डिलीवरी ऑफ द गुड्स उसको ऐड कर देना है, ठीक है। एग्जाम्पल है कमीशन, पैकेजिंग, कोई भी हो सकते हैं, आपको वहां पे कोई भी एक क्वेश्चन में जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस दिए हुए वो क्या कर देना है, ऐड कर देना है इफ चार्ज टू रिसिपिएंट। देन इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के केस में इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, ये सब चीजें आती है। तो इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी में क्या बोल दिया गवर्नमेंट ने कि भाई ठीक है, वैल्यू में इंक्लूड जरूर होती है, ये वैल्यू में इंक्लूड जरूर होगी, बिल्कुल ऐड में वैल्यू में आती है, परंतु टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में देखा था इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब ट्रिगर होता है, जब ये पैसा एक्चुअली रिसीव होता है, लेट फीस पेनल्टी जब रिसीव होती है तब इसका टाइम ऑफ सप्लाई आता है। तो क्वेश्चन में उस टाइम दिया हुआ है तो नीचे नोट में अलग से लिख देना, उसी टाइम वैल्यू में ऐड नहीं होगा, लेट फीस है तो वो बाद में आएगी, तो आपको नोट में लिख देना है कि ठीक है ये क्या है, ये वैल्यू में है और ये क्या होगी, टैक्सेबल होगी, ठीक है, क्या, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, और उसके बाद सब्सिडीज, सब्सिडीज ऐड होगी यहां पे, जो कौन सी है, लिंक्ड टू प्राइस है, सब्सिडीज क्या है, जो लिंक टू प्राइस है यहां पे, अदर देन गिवन बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, अदर देन वाली सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वाली नहीं आएगी, ठीक है, अदर देन गिवन बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वाली आएगी, कौन सी, जो सब्सिडीज लिंक टू प्राइस है, जो सब्सिडीज लिंक टू प्राइस है। तो क्विकली रिवाइज करेंगे, क्या बात हुई, ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या ऐड होगी, 5 चीजें, टैक्सेस अदर देन जीएसटी, उसके बाद में क्या आएगा, थर्ड पार्टी पेमेंट्स है यहाँ पे, वो भी ऐड होंगे यहाँ पे, अगर क्या है रिसिपिएंट ने पे किए हैं एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस है। उसके बाद में इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऐड होंगे अगर आपने रिसिपिएंट से चार्ज कर लिए हैं तो। इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी जो है वो भी यहाँ पे क्या होती है, वैल्यू का पार्ट होती है। और उसके बाद में सब्सिडीज लिंक टू द प्राइस अदर देन गिवन बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, वो भी क्या हो गए भाई, इंक्लूजन हो गए। ये 5 क्या हो गए, इंक्लूजन हो गए। 5 क्या हो गए, इंक्लूजन हो गए। बेटा क्लास में अपन ने एक एक पॉइंट पे एग्जांपल देखे थे, अभी क्विक रिवीजन है, रिवाइज कर रहे हैं हम बस कंसेप्ट्स, ठीक है। एक्सक्लूजन्स में क्या होगा, एक्सक्लूड क्या होगा, डिस्काउंट। 15(3) में दिया था एक्सक्लूजन्स क्या, डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई तक के डिस्काउंट को क्या किया जाएगा, डिडक्शन किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा। और जो रिकॉर्डेड है इनवॉइस में, तो अगर फॉर एग्जांपल आपको वो क्या दे रहे हैं, उसी टाइम पे 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया इनवॉइस में, ठीक है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई है, इनवॉइस में रिकॉर्ड कर दिया, तो डिस्काउंट एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई का है और इनवॉइस में रिकॉर्डेड है, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट अगर है, पोस्ट सप्लाई, सप्लाई होने के बाद डिस्काउंट है, फॉर एग्जांपल क्वांटिटी डिस्काउंट है, मैंने बोला था साल भर में 100 यूनिट आप बेच दो, 101वीं यूनिट जब बेचोगे तब मैं आपको क्या दे दूंगा, मैं आपको क्वांटिटी डिस्काउंट दे दूंगा, पूरे पिछले वाले आइटम्स पे आपको दे दूंगा यहां पे, और अब यहां पे मैंने आपको बोला, तो उस केस में क्या होगा, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट इंसेंटिव इफ नोन इन एडवांस, अगर पता था एडवांस से, लिंक्ड विद द इनवॉइस, इनवॉइस से लिंक कर सकते हैं, एंड प्रोपोर्शनेट आईटीसी हैज बीन रिवर्स बाय द रिसिपिएंट। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती है, अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती है तो क्या बोला, ये जो डिस्काउंट है इसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा भाई, जो डिस्काउंट है इसको क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट अगर अपने को पहले से पता है, जैसे कि हमको पता था कि 100 क्वांटिटी बेच दोगे 101 वीक में, आपको क्या बोला, आपको पुराना पूरा आपको जो है वो पोर्शन का डिस्काउंट दे देंगे 100 पीसेस का, ठीक है। और क्या बोला यहाँ पे, लिंक हो रही है क्या इनवॉइस से, हाँ लिंक भी हो रहा है, सामने वाले ने आईटी से रिवर्स कर दिया तो आपको उसका डिस्काउंट का डिडक्शन मिल जाएगा, उसके डिस्काउंट का क्या मिल जाएगा, वैल्यू में से डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू है ट्रांजैक्शन वैल्यू, 5 आइटम इंक्लूड होंगे, एक्सक्लूड क्या होगा यहाँ पे, डिस्काउंट एक्सक्लूड होगा, जो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई तक के दिया जा रहा है और रिकॉर्डेड इन इनवॉइस है वो तो ऐसे ही माइनस हो जाएगा। परंतु जो यहाँ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है उसमें 3 कंडीशन है, क्या 3 कंडीशंस है,
it should be known in advance, it should be linked to invoices and proportionate ITC has been reversed by recipient. ठीक है, ये सब एग्जाम में नोट में लिखना है, तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बिल्कुल बहुत अच्छे से एग्जाम में लिखना है। सो ये क्या बात हुई, ट्रांजैक्शन वैल्यू जब एक्सेप्ट होगी तब हमें क्या इंक्लूजन्स करना है, क्या एक्सक्लूजन्स करना है। 15(1) में क्या बताया, वैल्यू क्या रहेगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू बताएगी। 15(2) में बता दिया इंक्लूजन्स, 15(3) में बता दिया एक्सक्लूजन्स। एग्जाम्पल से देखेंगे बहुत क्विकली। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट कितना है, 50,000 है। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, या वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैलकुलेट करना रहेगा। सो लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स दिया है, उसके बाद टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी दिया है। आप बताओ टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी क्या होगा, इंक्लूड कर लेंगे मैम, वैल्यू में ऐड कर दो, इंक्लूडेबल इन वैल्यू। एक्सप्लेनेशन लिख देंगे क्या, टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी इंक्लूडेबल इन वैल्यू एज पर सेक्शन 15(2) है। ठीक है, उसके बाद पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस अबव। पैकिंग चार्जेस क्या है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है। 15(2) के हिसाब से क्या करना है, आपको ऐड कर देना है, ऐड कर देना है और एक्सप्लेनेशन लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या कि इट इज इंक्लूडेबल इन वैल्यू एज पर सेक्शन 15(2). उसके बाद में ब्लैक एंड व्हाइट रिसीव सब्सिडी ऑफ 2,000 फ्रॉम एनजीओ, एनजीओ से सब्सिडी रिसीव हुई है एंड द प्राइस ऑफ 50,000 इज आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी। उस सब्सिडी के प्राइस को कंसीडर करने के बाद 50,000 रुपए का रेट आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सब्सिडी नॉन गवर्नमेंट से आई है तो क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे 2,000, यहाँ पे ऐड कर देंगे, लिख देंगे subsidy received from non-government body, since subsidy is received from non-government body the same is includable in the value। ठीक है, अब इसके बाद में Black and White Limited offers 2% discount on list price of goods which is recorded in the invoice। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पे आपको पता है क्या यहाँ पे कि भाई डिस्काउंट दे रहा है और क्या है यहाँ पे, और ये रिकॉर्डेड है इनवॉइस में, और ये रिकॉर्डेड है इनवॉइस में, तो क्या हो जाएगा भाई, इसका डिडक्शन मिल जाएगा 15(3) के हिसाब से। सो लेस डिस्काउंट 2% 50,000 सिंस डिस्काउंट इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, इट इज डिडक्टेबल फ्रॉम वैल्यू 1,000 रुपीज, यहाँ पे 50,000 का, यहाँ पे 2%। सो टैक्सेबल वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 57,000। जीएसटी इज चार्जेबल एट 18% एंड द सेम इज इंटरस्टेट सप्लाई। तो क्या लग जाएगा भाई, यहाँ पे जीएसटी 18% है, इंटरस्टेट है तो क्या लग जाएगा, आईजीएसटी लग जाएगा, आईजीएसटी लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने आए तो भाई मार्क्स कभी हमें छोड़ना नहीं है। अगर सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं है और प्राइस सोल कंसिडरेशन है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, और इंक्लूजन्स के हिसाब से क्या कर दोगे आप, इंक्लूड कर लोगे 15(2) के हिसाब से और 15(3) के हिसाब से एक्सक्लूजन्स कर लोगे। पर अगर सप्लाई रिलेटेड पर्सन को की है या प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है या सप्लाई नोटिफाइड सप्लाई 15(4) या 15(5) में, तो फिर हम वैल्यू कैसे करते थे, हम वैल्यूएशन रूल्स में जाते थे मैम, और वहां पे हम वैल्यू करते थे। तो चलेंगे फटाफट वैल्यूएशन रूल्स में। सबसे पहले रूल 27 आया, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल द वैल्यूएशन रूल्स। क्या बोलता है रूल 27, जब कंसिडरेशन नॉट होली इन मनी है, नॉट होली इन मनी मतलब पार्टली इन मनी हो सकता है, पार्टली अदर हो सकता है, पार्टली इन मनी हो सकता है, पार्टली अदर हो सकता है। तो उस केस में क्या बोला कि भाई वैल्यू कैसे लेंगे हम, यहाँ पे रूल 27 के हिसाब से लेंगे, मतलब वैल्यू शैल बी ईदर ऑफ द फॉलोइंग इन द गिवन ऑर्डर, गिवन ऑर्डर में रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है इन्होंने, ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू मिल जाती है तो सबसे पहले तो ओपन मार्केट वैल्यू ही ले लो, सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू ही ले लो। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन मार्केट वैल्यू, चलो इस एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ क्या है, कंसिडरेशन नॉट ओनली इन मनी, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, कोई एक फ्रिज सेल किया, मैंने आपको कोई फ्रिज सेल किया और मैंने बोला ये लो 20,000 में फ्रिज ले लो प्लस मेरे को ओल्ड फ्रिज दे दो। आपने क्या किया, मेरे को पुराना फ्रिज दिया, नया फ्रिज मैंने आपको क्या कर दिया, 20,000 में दे दिया, 20,000 में दे दिया। मतलब क्या कंसिडरेशन होली इन मनी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि पैसे तो 20,000 लिए, बाकी ओल्ड फ्रिज लिया। तो इस केस में क्या बोला, रूल 27 से वैल्यू करेंगे। तो सबसे पहले आए क्या बोले भाई, ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। अब ओपन मार्केट वैल्यू मतलब क्या, कि जिस समय मैंने आपको यहाँ पे, आप हो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, आपको ये फ्रिज दिया था यहाँ पे, ठीक है, न्यू फ्रिज दिया मैंने आपको कितने में, 20,000 प्लस ओल्ड फ्रिज में। उसी समय में मैंने मिस्टर बी को, उसी समय में मैंने मिस्टर बी को न्यू फ्रिज दिया 50,000 में, 50,000 रुपए में। तो 50,000 रुपए क्या हो जाएगी, ओपन मार्केट वैल्यू हो जाएगी। ओपन मार्केट वैल्यू मतलब जिस समय हम ये अपना ट्रांजैक्शन वैल्यू कर रही हूं मैं मिस्टर ए के साथ, उसी समय में मैंने जो दूसरा ट्रांजैक्शन किया है किसके साथ, अनरिलेटेड पर्सन के साथ, और जहां पे प्राइस सोल कंसिडरेशन है। ठीक है, तो ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि जिस समय हम हमारी सप्लाई का वहां वैल्यू करें, उसी समय पे हमने, उसी टाइम पे हमने क्या किया, जो दूसरा सप्लाई किया है, जो क्या है भाई, अनरिलेटेड पर्सन को है और जिसमें प्राइस सोल कंसिडरेशन है, वो वैल्यू क्या होती है, ओपन मार्केट वैल्यू होती है, ओपन मार्केट वैल्यू होती है। ठीक है, आगे हर जगह पे काम आएगा।
सो ओपन मार्केट वैल्यू मतलब कि जिस समय हम हमारा सप्लाई कर रहे हैं उसी समय हमने दूसरा जो अनरिलेटेड पर्सन को और जहां प्राइस सोल कंसिडरेशन है वो सप्लाई किया, वो ओपन मार्केट वैल्यू। तो अगर ओपन मार्केट वैल्यू दी हुई है, मिल रही है, तो सबसे पहले वही ले लो, सबसे पहले वही ले लो। ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो फिर टोटल कंसिडरेशन इन मनी, जो भी कंसिडरेशन आपको मनी में मिल रहा है, मतलब कि 20,000 प्लस अमाउंट इक्विवेलेंट टू कंसिडरेशन नॉट इन मनी। ठीक है, अमाउंट इक्विवेलेंट टू कंसिडरेशन नॉट इन मनी मतलब कि वो जो ओल्ड फ्रिज है उसका क्या प्राइस है, उसका प्राइस फॉर एग्जांपल 4,000 रुपए, तो कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। सो इक्विवेलेंट मनी कंसिडरेशन बोलते हैं, इक्विवेलेंट मनी कंसिडरेशन हो गया ये, वो भी नहीं है तो फिर वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, इस ऑर्डर में ही जाना है आपको। फिर क्या लोगे, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। लाइक काइंड एंड क्वालिटी मतलब क्या होता है, सेम प्रोडक्ट नहीं है, सेम प्रोडक्ट नहीं है, अभी इसमें क्या हो सकता है, सिमिलर प्रोडक्ट हो सकता है, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह के। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एलजी का फ्रिज दिया था, मैंने उसी समय यहाँ पे क्या है, दूसरा फ्रिज मेरे पास है, कौन सा, सैमसंग का। ठीक है, लाइक फीचर्स यहाँ पे, लाइक क्वालिटी है, सारी चीजें, तो आप क्या ले सकते हो, लाइक काइंड एंड क्वालिटी का जो वैल्यू है वो ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये ले लेंगे। ओपन मार्केट वैल्यू में क्या था भाई, हमारा सेम प्रोडक्ट था, सेम प्रोडक्ट था। लाइक काइंड एंड क्वालिटी में सिमिलर प्रोडक्ट रहेगा, सिमिलर फीचर्स वगैरह वाला, यहाँ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स वाला प्रोडक्ट रहेगा। तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी का ले लो, वो भी नहीं मिल रहा है तो फिर कंसिडरेशन इन मनी प्लस मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन कंप्यूटेड एज पर रूल 3031। रूल 3031 में आगे देखेंगे, उसके हिसाब से ले लो। तो यहाँ पे क्या बोला आपकी भाई, कंसिडरेशन नॉट ओनली इन मनी है, तो आपको ऑर्डर में जाना पड़ेगा। क्या ओपन मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दिए तो ले लो भाई, केस स्टडी आती है इस पे, ओपन मार्केट वैल्यू दिए तो वो ले लो, नहीं तो इक्विवेलेंट मनी कंसिडरेशन, नहीं है तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी की वैल्यू, नहीं तो 3031 के हिसाब से कर लो, 3031 के हिसाब से कर लो, इन दैट ऑर्डर 3031 देखेंगे। उसके बाद रूल 28 आया, बोला कि भाई सप्लाई डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, रिलेटेड पर्सन के बीच में, तो वैल्यू मैं बताऊंगा। कौन बताऊंगा, रूल 28 बताएगा। कब, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई है या रिलेटेड पर्सन के बीच में सप्लाई, अदर देन एजेंट, अदर देन एजेंट। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, एक पैन नंबर पे जितने जीएसटी नंबर होते हैं वो एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं, तो अगर उन्होंने एक दूसरे को सप्लाई किया तो वैल्यू कैसे निकलेगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं ली जाएगी। यहां पे क्या बोल रहा है, वैल्यू रूल 28 के हिसाब से निकालनी है, रूल 28 के हिसाब से निकालनी है, या रिलेटेड पर्सन को सप्लाई किया तो रूल 28 के हिसाब से निकालनी है, अदर देन एजेंट, क्योंकि एजेंट ही नीचे रूल 29 अलग दिया हुआ है। सो यहां पे क्या रहेगी वैल्यू, तो वैल्यू शैल बी ईदर ऑफ द फॉलोइंग इन द गिवन ऑर्डर। क्या रहेगी, सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू दी हुई है, मतलब कि मैंने मेरे रिलेटेड पर्सन को, यहाँ पे मेरे सिस्टर संजना है, उसको मैंने सप्लाई किया, उसी समय मैंने आपको सप्लाई किया, तो जो मैंने संजना को सप्लाई किया वो वैल्यू को इग्नोर नहीं लिया जाएगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू इग्नोर की जाएगी। क्या ली जाएगी, ओपन मार्केट वैल्यू, जिसपे मैंने आपको सप्लाई किया, जिस अमाउंट पे मैंने आपको सप्लाई किया वो ओपन मार्केट वैल्यू होगी। ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे अनरिलेटेड पर्सन को, जहां पे प्राइस सोल कंसिडरेशन है। तो एग्जाम में ऐसा केस स्टडी दिया हुआ है तो आपको क्या लेना है, जो अनरिलेटेड पर्सन है और जहां प्राइस सोल कंसिडरेशन है वो वैल्यू ले लेना है। क्लियर, क्वेश्चन में ओपन मार्केट वैल्यू दिया है तो वो ले लेना है। ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है भाई उस समय, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है उस समय, तो फिर क्या लोगे, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, वो भी नहीं है तो फिर रूल 3031 में जाएंगे, अभी जाते हैं रूल 3031 में जाएंगे, इन दैट ऑर्डर, इन दैट ऑर्डर। अब ऑप्शन दिया गया तो यहाँ पे तीन चीजें, यहाँ पे क्या क्या बोला, सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, नहीं है तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी ले लो, नहीं है तो रूल 3031 में चले जाओ। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है सप्लायर को टू वैल्यू गुड्स, गुड्स के केस में सोल्ड एज सच बाय द रिसिपिएंट, वैल्यू विल बी 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय रिसिपिएंट टू अनरिलेटेड कस्टमर्स। मतलब कि क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ, मैंने, याचना ने संजना को यहाँ पे कुछ गुड्स सप्लाई किए, जो संजना ने आगे मिस्टर ए को सप्लाई कर दिए, मिस्टर ए को सप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि भाई याचना ने जो संजना को सप्लाई किया, याचना और संजना क्या है, रिलेटेड पर्सन है, रिलेटेड पर्सन है, तो उस केस में क्या बोल दिया कि भाई अगर याचना और संजना रिलेटेड पर्सन आ रहे हैं यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे आपको वैल्यू क्या लेना है, आपको वैल्यू, आपके पास ऑप्शन है, आप ले सकते हो कि जो संजना ने ए को, मतलब अनरिलेटेड पर्सन को जो सप्लाई किया है, उसका जो भी प्राइस है यहाँ पे, उसका जो भी प्राइस है, फॉर एग्जांपल 100 है तो उसका 90% मतलब 90 रुपीज ले सकते हो, मतलब 90 रुपीज ले सकते हो आपके ट्रांजैक्शन के लिए। याचना और संजना के बीच के ट्रांजैक्शन का वैल्यू क्या ले सकते हो, संजना ने अगर एज सच आगे सप्लाई कर दिया है किसी अनरिलेटेड पर्सन को, तो वो प्राइस का 90%, इस प्राइस का, यहाँ पे इस प्राइस का 90% ले सकते हो, मतलब याचना और संजना के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 रुपीज हो जाएगा। किस केस में लगता है ये, खाली जब गुड्स एज सच रिसिपिएंट सप्लाई कर रहा है, संजना एज सच, कुछ फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर रही है, एज सच वो गुड्स आगे सप्लाई कर रही है, तो जो आगे सप्लाई किया उसका 90% आप ले सकते हो वैल्यू,
वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। ये ऑप्शन दिया गया है सप्लायर को, अगर वो चाहे तो वो क्या कर सकता है, वो ये ले सकता है, ओपन मार्केट वैल्यू, लाइक, काइंड एंड क्वालिटी, वो सब ना ले, वो ये ऑप्शन उसको दिया हुआ है, वो ये ले सकता है यहाँ पे, ठीक है। पर ये होना चाहिए कि संजना ने जो आगे सप्लाई किया वो अनरिलेटेड कस्टमर को होना चाहिए। रिसिपिएंट अगर एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी तो जो इनवॉइस वैल्यू रहेगी उसी को मान ली जाएगी ओपन मार्केट वैल्यू। मतलब क्या बात हो गई कि भाई यहाँ पे अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल संजना क्या है, यहाँ पे याचना और संजना रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन के हिसाब से रिलेटेड है, ठीक है। अब संजना क्या कर सकती है, आईटीसी के लिए एलिजिबल है, फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है, तो जो भी इनवॉइस में आप वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हो, जो भी आप इनवॉइस में वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हो उसी को मान ली जाएगी ओपन मार्केट वैल्यू, जो भी ले रहे हो आप, ठीक है। किस केस में लगता है ये, खाली जब सामने वाला एलिजिबल फॉर आईटीसी है, सिर्फ उसी केस में लगता है। जो रिलेटेड पर्सन है यहाँ पे या डिस्टिंक्ट पर्सन है वो एलिजिबल फॉर आईटीसी है, उस केस में इनवॉइस वैल्यू को ही क्या मान लिया जाएगा, इट विल बी डीम्ड टू बी ओपन मार्केट वैल्यू, और वो ही वैल्यू ले ली जाएगी, वही वैल्यू ले ली जाएगी, ठीक है। इसके बाद में तो यहां पे हमने ये देखो ये पॉइंट्स क्या पढ़े, सबसे पहले देखो रूल 28 फटाफट ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे सबसे पहले, उसके बाद लाइक, काइंड एंड क्वालिटी लेंगे, फिर रूल 30-31 में जाएंगे इन दैट ऑर्डर। और यहाँ पे सप्लायर को ऑप्शन दिया है, अगर रिसिपिएंट आगे सप्लाई कर रहा है अनरिलेटेड पर्सन को तो 90% ऑफ द प्राइस चार्ज आप ले सकते हो, और रिसिपिएंट फुल एलिजिबल आईटीसी के लिए फुल्ली एलिजिबल है, तो उस केस में क्या बोल दिया कि भाई उस केस में यहाँ पे जो इनवॉइस में वैल्यू डिक्लेयर की जाएगी उसी को मान ली जाएगी ओपन मार्केट वैल्यू, उसी को मान ली जाएगी ओपन मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या है, जब आप डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन को सप्लाई करते हो अदर देन एजेंट, उस केस में वैल्यू कैसे लेना, रूल 28 के हिसाब से। अब रूल 28 में एक और नई चीज बताई, क्या, सर्विस के केस में द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय सप्लायर टू रिसिपिएंट हु इज रिलेटेड पर्सन के केस में प्रोवाइडिंग बाय वे ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी, क्या बताया, कॉर्पोरेट गारंटी के केस में, ठीक है। अगर कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे हो आप यहाँ रिलेटेड पर्सन के लिए, क्या दे रहे हो, कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे हो यहाँ पे, किसको, बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को आप क्या दे रहे हो, कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे हो, तो उस केस में वैल्यू क्या रहेगी उस सर्विस की, 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ सच गारंटी ऑफर्ड, जितने भी अमाउंट की गारंटी ऑफर्ड की आपने उसका 1% हो जाएगा, उसका 1% हो जाएगा। या अगर उसके लिए आप कुछ एक्चुअल कंसिडरेशन ले रहे हो तो वो विच एवर इज हायर आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे कई बार होता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने रिलेटेड पर्सन के लिए कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे हैं, अपने रिलेटेड पर्सन के लिए कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे हैं, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के लिए क्या दे रही है, कॉर्पोरेट गारंटी दे रही है बैंक को, तो उस केस में वैल्यू क्या लेना, तो उस केस में वैल्यू बताया गवर्नमेंट ने 1% ऑफ अमाउंट ऑफ सच गारंटी और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, ठीक है। इसमें हम देखेंगे अभी आगे क्लैरिफिकेशन भी, वहां पे एग्जांपल से इस पॉइंट को वापस से समझेंगे। सो कॉर्पोरेट गारंटी के केस में, सिर्फ कॉर्पोरेट गारंटी के केस में वैल्यू क्या बताई गवर्नमेंट ने यहाँ पे रूल 28 में, अब आप ले सकते हो 1% ऑफ वैल्यू ऑफ सच गारंटी और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। नेक्स्ट आया रूल 29, क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और थ्रू एन एजेंट, एजेंट के केस में गुड्स सप्लाई किया, अच्छा वैल्यू क्या ले लो, ईदर ऑफ द फॉलोइंग इन द गिवन ऑर्डर, क्या बोला आपको यहाँ पे, बोला या तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो भाई, या तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, या 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द रिसिपिएंट टू अनरिलेटेड कस्टमर्स, यहां पे फॉर सप्लाई ऑफ लाइक, काइंड एंड क्वालिटी, दोनों में से जो लेना है ले लो, ऑप्शन है आपके पास में, दोनों में से जो लेना है ले लो, या तो ओपन मार्केट वैल्यू है अगर आपको पता तो वो ले लो, या आपके पास ऑप्शन है 90% ऑफ द प्राइस चार्ज, आपका जो रिसिपिएंट है, एजेंट है, अपने अनरिलेटेड कस्टमर से जो प्राइस चार्ज कर रहा है उसका 90% ले लो, आपके इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। फॉर लाइक, काइंड एंड क्वालिटी कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। या वैल्यू एज पर रूल 30-31 इन दैट ऑर्डर, या 30-31 लगा दो, या 30-31 लगा दो, ठीक है। ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं है यहाँ पे, आपके पास 90% ऑफ प्राइस चार्ज भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, 30-31 लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे एक तो ओपन मार्केट वैल्यू है, सेकंड क्या है, फॉर एग्जांपल ए है यहाँ पे, बी को सप्लाई कर रहा है, बी कौन है, एजेंट है, बी ने सी को सप्लाई किया, सी क्या है, अनरिलेटेड पर्सन है, तो ए और बी के बीच के ट्रांजैक्शन का वैल्यू हमें पता करना है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, या ओपन मार्केट वैल्यू है, या बी ने जिस सी को सप्लाई किया है वो जो वैल्यू है उस वैल्यू का 90%, उस वैल्यू का 90% ले लो, ठीक है। और ये सप्लाई क्या हो सकती है, लाइक, काइंड एंड क्वालिटी की भी सप्लाई हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये हुआ, या तो फिर 30-31 के हिसाब से ले लो इन दैट ऑर्डर, 30-31 के हिसाब से ले लो। अब 30 क्या है भाई, 30 बड़ा सिंपल है मैम, 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, यहाँ पे हमारी बात हुई है 110% ऑफ क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्विजिशन और प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है वो क्या है हमारी
यहाँ पे रूल 30 के हिसाब से वैल्यू है, रूल 30 के हिसाब से वैल्यू है, ठीक है। अब जब मेरे को नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रही, लाइक काइंड एंड क्वालिटी जो भी ऊपर दिया था मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बड़ा सिंपल 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लूंगा, या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या प्रोविजन ऑफ गुड्स या सर्विसेज ले लूंगा, खत्म बात। कॉस्ट के डेटा के बेसिस पे चले जाएंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। अब वो भी नहीं है तो कहां जाएंगे, रूल 31 में जाएंगे। क्या है, रेसिडुअल मेथड है, बेस्ट जजमेंट मेथड है। क्या है वो, कुछ भी नहीं, रीजनेबल मींस कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स एंड जनरल प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15। जैसे भी आप वैल्यू निकालना चाहते हो आप वो निकाल लो, रीजनेबल मींस से वैल्यू निकाल लो। नहीं हो पा रहा है कुछ भी, कॉस्ट का भी डेटा नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हो, रीजनेबल मींस से निकाल लो, रीजनेबल मींस से निकाल लो यहाँ पे। बट सर्विसेज के केस में रूल 31 ये जो है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं बिफोर रूल 30। गुड्स के केस में नहीं बेटा, सर्विस के केस में। क्यों दिया ये प्रोविजन, क्योंकि सर्विस के केस में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे आप प्रोविजन ऑफ सर्विस बोल रहे हो, टाइम का कॉस्ट निकालना बहुत डिफिकल्ट बात है। तो सर्विस के केस में गवर्नमेंट ने क्या ऑप्शन दे दिया कि आप रूल 31 यहाँ पे पहले लगा सकते हो रूल 30 से। बाकी सब जगह जैसे लिखा हुआ था ना 30 31 इन दैट ऑर्डर, तो आप क्या कर सकते हो 31 सर्विस के केस में 31 पहले लग सकता है 30 से, ठीक है। सिंपल सी बात है, सिंपल रूल्स है, नॉट यहाँ पे वेरी डिफिकल्ट रूल्स, बड़े सिंपल रूल्स है। केस स्टडी बहुत बार आती है एग्जाम में। अब बड़े स्पेसिफिक रूल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है, वेरी स्पेसिफिक रूल्स। सबसे पहले रूल 31 ए देखेंगे। 31 ए बी सी किससे रिलेटेड है, अलग अलग स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम से, ठीक है। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम सबसे पहले देखेंगे 31 ए किसके लिए था, लॉटरी, पढ़ा था, लॉटरी के लिए, बेटिंग के लिए, गैम्बलिंग के लिए, हॉर्स रेसिंग के लिए, लॉटरी के लिए, बेटिंग के लिए, गैम्बलिंग के लिए, हॉर्स रेसिंग के लिए। सो सबसे पहले रूल 31 ए क्या बोलता है, लॉटरी के लिए। लॉटरी के लिए मैम इसने बड़ी सिंपल सी बात कर दी, हायर ऑफ व्हाट, फेस वैल्यू या प्राइस नोटिफाइड। क्वेश्चन में देखो, फेस वैल्यू, प्राइस नोटिफाइड, दोनों में से जो भी हायर है इनटू 100/128, खत्म बात, लॉटरी की वैल्यू आ गई, लॉटरी की वैल्यू आ गई। उसके बाद बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग के केस में अगर बात करें तो उसके केस में वैल्यू क्या रहेगी, तो भाई बेटिंग गैम्बलिंग के केस में वैल्यू क्या है, बहुत क्लियर है, 100% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ बेट, 100% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ बेट। हॉर्स रेसिंग के केस में जो भी अमाउंट पे किया टोटलाइजर को, खत्म, वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई। उसके बाद में देखेंगे क्या, 31 बी आया। उसके बाद में देखेंगे क्या, 31 बी आया। 31 बी किसकी बात कर रहा है, ऑनलाइन मनी गेमिंग। ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में वैल्यू क्या लेना, तो बड़ी सिंपल सी बात है, वैल्यू क्या होगी, जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हो यहाँ पे, या पे कर दिया है, अमाउंट पेड, पेबल, या जो अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो किसको, सप्लायर को। भाई सप्लायर को, किस चीज के लिए, यहाँ पे आप ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए किसी भी तरीके से करो ना, मनी में करो, मनी इज वर्थ में करो, इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट में करो, किसी में भी करो, बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, यहाँ पे कोई भी कर रहा हो भाई, ठीक है। तो जो भी अमाउंट आप पे करते हो, पेबल है या डिपॉजिट है सप्लायर को, कि यहाँ पे ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए किसी भी तरीके से मनी में हो सकता है, मनीज वर्थ में हो सकता है, वर्चुअल डिजिटल एसेट में हो सकता है, कोई भी कर सकता है, या तो आप कर रहे हो या आपके बिहाफ में कोई कर रहा है। तो जो भी पैसा, सिंपल बात में, जो भी पैसा यहाँ पे आप अमाउंट पे कर रहे हो, पेबल है किसको या डिपॉजिट कर रहे हो सप्लायर को, वो क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में, ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या बोल दी, अगर यहाँ पे कोई अमाउंट रिटर्न या रिफंड कर रहा है सप्लायर आपको, आप यूज नहीं कर रहे थे तो वो अमाउंट आपको रिटर्न कर दिया, रिफंड कर दिया, तो वो अमाउंट को डिडक्ट नहीं करना है वैल्यू से। It shall not be deductible from the value of supply of online money gaming. It shall not be deductible from the supply of online money gaming. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल दी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट वेरी सिंपल ऑल्सो। जो भी अमाउंट हम पैसा दे रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए सप्लायर को, वो क्या होगी, वैल्यू होगी। उसने वापस कुछ रिटर्न किया अमाउंट, वो माइनस नहीं होगा, वो माइनस नहीं होगा, खत्म बात। उसके बाद रूल 31 सी आया, किसकी बात कर रहा है, कसीनो की बात कर रहा है क्या, यस मैम कसीनो की बात कर रहा है। उसमें क्या बोला, जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हो यहाँ पे किसको, यहाँ पे आप पे कर रहे हो कसीनो के लिए, ठीक है। तो जो भी अमाउंट आपने पे किया या पे करने वाले हो, आप पे करने वाले हो या आपके बिहाफ में कोई पे करने वाला है, दो चीजों के लिए अमाउंट पे करोगे, क्या, या तो परचेज करोगे कोई टोकन, टिकट, चिप्स, कसीनो जाते हैं खेलते, परचेज करते हैं टोकन, चिप्स वगैरह, तो वो सब जो परचेज किया उसके लिए जो पैसा दिया वो, प्लस यहाँ पे वहां पे गए तो वहां पे बढ़िया कोई गेम इवेंट कॉम्पिटिशन हो रहा था, उसके लिए पैसा दिया, उसके लिए पैसा दिया, ठीक है। जहां पे टोकन टिकट्स वगैरह नहीं चल रहे उसके लिए अलग से पैसा देना पड़ा, तो वो भी वैल्यू में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कसीनो गए, 10,000 रुपए के टोकन खरीदे, ठीक है, तो वो वैल्यू में आ जाएगा। एक तो 2,000 रुपए का हमने क्या लिया, वहां पे हमने देखा कि 2,000, वहां पे कोई एक गेम हो रहा है, उसकी वहां पे फीस है 2,000 रुपए, तो उसके लिए हमने फीस पे करी 2,000 रुपए, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, 12,000 रुपए, 12,000 रुपए। अब 1,000 रुपए के टोकन बच गए तो वो रिटर्न किया, तो क्या वो डिडक्ट होंगे वैल्यू से, नहीं होंगे, लिख दिया क्लियर।
जो भी अमाउंट आप रिटर्न कर रहे हो रिफंड कर रहा है कौन? कसिनो प्लेयर को। क्यों? यहाँ पे उसने रिटर्न किया टोकन टिकट्स चिप्स उसके पास बच गए थे, उसने रिटर्न किया, तो उसको क्या डिडक्ट किया जाएगा वैल्यू से? नहीं, इट शैल नॉट बी डिडक्टेबल फ्रॉम द वैल्यू। भाई गवर्नमेंट ने बोल दिया उसको वैल्यू में से डिडक्ट नहीं किया जाएगा, उसको वैल्यू में से डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो 1000 रुपए का टोकन टिकट्स आपने वापस भी किया तो उसको माइनस नहीं करना है, क्वेश्चन में दिया है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? 12000 ही होगी यहाँ पे। 10,000 के जो टोकन खरीदे थे, 2000 जो इवेंट में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए हमने पे किया था, 12000 रुपए वैल्यू हो जाएगी, 12000 रुपए वैल्यू हो जाएगी। अब एक एक्सप्लेनेशन आया भाई, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन आया। रूल 31B के लिए भी आया और सी के लिए भी आया, मतलब ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए भी आया और किसके लिए आया? यहाँ पे कसिनो के लिए भी आया। दोनों भी केस में क्या बात बोल रहा है यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात बोल दिया। आप गए, आपने वहां पे कोई इवेंट में खेला था, ठीक है, 2000 रुपए पे किए थे, इवेंट में खेला, आप जीत गए तो आपको दिए 20,000 रुपए। आपने क्या किया? वो आगे के इवेंट के लिए यूज कर लिया, तो उन्होंने बोला कि भाई अगर आप उसको आगे के इवेंट के लिए यूज कर रहे हो बिना विड्रॉ किए तो उसको नहीं माना जाएगा कि कोई अमाउंट आपने पे या डिपॉजिट किया, मतलब वो वैल्यू का पार्ट नहीं होगा और उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, देखो क्या बोल रहा है 31B के लिए, सी के लिए, ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए भी, कसिनो के लिए भी, एनी अमाउंट रिसीव बाय प्लेयर, कोई भी अमाउंट अगर रिसीव किया प्लेयर ने, कैसे? बाय विनिंग एनी इवेंट, कोई भी इवेंट में जीत करके, चाहे गेम हो, चाहे स्कीम हो, चाहे कॉम्पिटिशन हो, यहाँ पे विच इज यूज फॉर प्लेइंग बाय द सेट प्लेयर, जो यूज किया वो प्लेयर ने किस चीज के लिए? इन अ फर्दर इवेंट, आगे के इवेंट के लिए, विदाउट विदड्रॉइंग शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड बाय विद द सप्लायर। उसे नहीं माना जाएगा कि उसने कुछ अमाउंट पे किया या डिपॉजिट किया, और नहीं माना जाएगा, वो वैल्यू का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है ऑनलाइन मनी गेमिंग और यहाँ पे क्या कसिनो के लिए क्या है। ऑनलाइन मनी गेमिंग में भी बड़ी सिंपल सी बात है, जो भी अमाउंट पे कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो सप्लायर के पास में, उसे क्या बोल दिया गया है? वैल्यू है, और अगर वो अमाउंट कोई रिटर्न करता है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। 31B ने बोला। 31C आया, 31C कसिनो की बात कर रहा है, जो भी आप अमाउंट पे कर रहे हो किस चीज के लिए? टोकन टिकट्स, यहाँ पे जो भी टोकन टिकट्स, कॉइन्स, चिप्स, जो भी आप परचेज कर रहे हो उसके लिए जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हो या आपके बिहाफ में कोई पे कर रहा है, या कोई पार्टिसिपेट करने के लिए इवेंट में आपने पे किया, तो ये क्या आ जाएगा? वैल्यू में आ जाएगा। बट अगर कोई सप्लायर यहाँ पे आपको कसिनो क्या कर रहा है? आपको रिटर्न कर रहा है अमाउंट, तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, रिटर्न रिफंड का डिडक्शन नहीं मिलेगा। बहुत ही क्लियरली बोला। और एक एक्सप्लेनेशन आया, उसने 31B और C दोनों के लिए बोला कि भाई अगर प्लेयर ने कुछ जीता और उसको उसने यूज कर लिया फर्दर इवेंट में विदाउट विड्रॉइंग, तो उसे नहीं माना जाएगा, वैल्यू का पार्ट नहीं आएगा, वो उसे नहीं माना जाएगा कि उसने अमाउंट कुछ क्या किया है, पे किया है, यहाँ पे डिपॉजिट किया है सप्लायर के पास, मतलब वो वैल्यू का पार्ट नहीं होगा, और लास्ट बड़ी सिंपल सी बात, क्या होता है इसका? टाइम ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा था, क्या? एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, किसका? सारे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स की बात कर रही हूं मैं, सारे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स का टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। भाई जब उसका पैसा मिलता है तब उसका टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर होता है, ठीक है। जनरली गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा है, क्या है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, बाकी सारे गुड्स के केस में। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में क्या बोला है? टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट फॉर सच सप्लाई। एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या होगा? उसका सप्लाई क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। आगे आएंगे। नेक्स्ट, वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक सप्लाईज। रूल 32 क्या बात करता है भाई? यहाँ पे बड़ी सिंपल बातें करता है। क्या? पहली, परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। अलग अलग स्पेसिफिक सप्लाईज में आपको वैल्यू क्या लेनी है? सबसे पहले फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज या सेल कर रहे हैं फॉरेन करेंसी, उस केस में वैल्यू क्या लेना? तो भाई यहाँ पे मनी चेंजर को बोला दो ऑप्शन है, या तो ऑप्शन 1 में चले जाओ या ऑप्शन 2 में चले जाओ, दोनों में से जो भी ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, वो ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल नॉट बी विड्रॉन ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो पूरा साल आपको वही ऑप्शन रखना पड़ेगा, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ऑप्शन 1 में पहले क्या बात है? ऑप्शन 1 में बोला कि भाई आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? करेंसी व्हेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम INR, मतलब यूएस डॉलर दिया, INR लिया और वाइस वर्सा, टू और फ्रॉम INR आपकी करेंसी एक्सचेंज हो रही है, तो वैल्यू क्या होगी? डिफरेंस बिटवीन बाइंग सेलिंग रेट एंड RBI रेफरेंस रेट मल्टीप्लाइड बाय टोटल यूनिट ऑफ करेंसी। बड़ी सिंपल सी बात है, डिफरेंस इन बाइंग सेलिंग रेट एंड RBI रेफरेंस रेट। बाइंग सेलिंग रेट आपका 80 रुपीज है, RBI का रेफरेंस रेट 79 है, क्या आ गया? एक यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 यूनिट्स ऑफ करेंसी, तो 10,000 आपकी क्या होगी? वैल्यू होगी।
10,000 आपकी क्या होगी, वैल्यू होगी। तो बाइंग सेलिंग रेट और आरबीआई रेफरेंस रेट का डिफरेंस लेना है, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ करेंसी, आपका क्या आ गया, वैल्यू आ गया। उसके बाद बोल रहा है अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट ही अवेलेबल नहीं है, आरबीआई का रेफरेंस रेट ही अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ आईएनआर, 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ आईएनआर प्रोवाइडेड और रिसीव बाय अ पर्सन। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप यूएस डॉलर एक्सचेंज कर रहे थे, 10,000 यूएसडी एक्सचेंज कर रहे थे, मल्टीप्लाइड बाय 80 रुपीज का रेट था, तो कितना हो गया, 8 लाख रुपीज आ गया, 8 लाख रुपीज आ गया, इसका 1%, 8 लाख का 1%, मतलब आईएनआर में कन्वर्ट करके 1%, जो भी ग्रॉस अमाउंट आईएनआर में आया उसका 1% आपका क्या हो गया, वैल्यू। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, जीएसटी नहीं है, क्या है, वैल्यू, इस पे जीएसटी आएगा, इस पे जीएसटी आएगा। और उसके बाद में अगर दोनों भी करेंसी आपकी आईएनआर में एक्सचेंज नहीं हो रही, जैसे आप यूएस डॉलर देके पाउंड ले रहे हो, तो उस केस में क्या बोल दिया उन्होंने, बोला कि अच्छा ऐसा है क्या, दोनों भी करेंसी आपकी आईएनआर में एक्सचेंज नहीं हो रही है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप क्या करो, यूएस डॉलर को भी आईएनआर में कन्वर्ट करो, आप पाउंड को भी क्या करो, आईएनआर में कन्वर्ट करो, दोनों में से जो लेसर अमाउंट रहेगा उसका जो 1% है वो वैल्यू हो जाएगा, उसका जो 1% है वो वैल्यू हो जाएगा। सो इफ नीदर ऑफ द करेंसी आर एक्सचेंज इन आईएनआर, 1% ऑफ लेसर ऑफ टू अमाउंट, 1% ऑफ लेसर ऑफ टू अमाउंट, दोनों में से जिसका भी कम आ रहा है। फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर से आईएनआर कन्वर्ट किया तो 80,000, पाउंड से आईएनआर कन्वर्ट किया तो 82,000, दोनों में से जो लेसर है 80,000, उसका क्या हो गया, 1% आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। तो दोनों को आईएनआर में कन्वर्ट करके यहाँ पे उसमें जो लेसर अमाउंट है उसका 1% आपका वैल्यू हो जाएगा, जब करेंसीज आईएनआर में एक्सचेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये तो एक ऑप्शन हुआ। फिर ऑप्शन 2 आया, ऑप्शन 2 बोला स्लैब रेट जैसी बात करते हैं हम। अच्छा, आपकी करेंसी जो एक्सचेंज किया अप टू आईएनआर 1 लाख है क्या, अच्छा, तो उस केस में क्या है, 1% और 250 विच एवर इज हायर, क्या बोल दिया, वैल्यू क्या होगी, 1% और 250 विच एवर इज हायर। ठीक है, स्लैब रेट जैसा है, मिनिमम 250 आ गया, तो अप टू 1 लाख क्या बोला यहाँ पे, 1% और 250 विच एवर इज हायर। 1 लाख 1 से 10 लाख तक के 1000 प्लस 0.5%, 1000 प्लस 0.5%, मतलब अगर 7 लाख रुपए की करेंसी एक्सचेंज हुई है तो क्या होगा, यहाँ पे सिंपल है, 7 लाख की करेंसी है तो 1000 प्लस जो बाकी की 6 लाख की है उस पे क्या आ जाएगा, 0.5%, उस पे 0.5%। और 10 लाख 1 से, यहाँ पे 10 लाख 1 से क्या कर दिया, 5500 प्लस 0.1%, प्लस 0.1% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 60,000। सो मिनिमम 250, मैक्सिमम 60, मिनिमम 250, मैक्सिमम 60, और बाकी इसके बीच में क्या है, फटाफट 1 लाख रुपए तक के सीधी सादी बात है, 1% और 250 विच एवर इज हायर। 1 लाख 1 से 10 लाख तक के बड़ी सिंपल सी बात है, 1000 प्लस 0.5%, और 10 लाख 1 रुपए से कितना है, 5500 प्लस 0.1%, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ व्हाट, 60,000, मैक्सिमम ऑफ 60,000। तो बड़ा सिंपल से परचेज और सेल कर रहे हैं फॉरेन करेंसी का, यहाँ पे मनी चेंजर वगैरह, वो क्या कर सकते हैं, दोनों में से एक ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे टिकट्स की, एयर ट्रैवल एजेंट जो यहाँ पे टिकट्स बुक करते हैं उसके केस में वैल्यू क्या लेना, तो इन सब केसेस में क्या है, स्पेसिफिक बताए हुए हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू इग्नोर करना है, वैल्यू वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से हो रही है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टिकट बुक कर रहा है एयर ट्रैवल एजेंट, तो उस केस में वैल्यू क्या लेना, तो भाई अगर डोमेस्टिक बुकिंग है तो वैल्यू होगी 5% ऑफ बेसिक फेयर, बड़ा सिंपल, 5% ऑफ बेसिक फेयर इन केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग। और इंटरनेशनल बुकिंग है तो बड़ी बात, 10% ऑफ बेसिक फेयर, 10% ऑफ बेसिक फेयर क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक फेयर, क्लास एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। एयर फेयर जिस पे जनरली कमीशन यहाँ पे करता है कौन, यहाँ पे एजेंट्स को पे करती है एयरलाइंस, एजेंट्स को पे करती है एयरलाइंस। तो यहाँ डोमेस्टिक बुकिंग के केस में 5% ऑफ बेसिक फेयर एंड इंटरनेशनल बुकिंग के केस में 10% ऑफ बेसिक फेयर। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के केस में क्या है, पॉलिसी कैसी है वो देखना पड़ेगा, ड्वेल बेनिफिट की पॉलिसी है क्या भाई, ड्वेल बेनिफिट की पॉलिसी है, मतलब रिस्क कवर एंड इन्वेस्टमेंट वाली पॉलिसी है, ओके ओके ओके। उस केस में वैल्यू क्या लेना है, बड़ा सिंपल है, ग्रॉस प्रीमियम माइनस अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट सेविंग, ग्रॉस प्रीमियम माइनस अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट और सेविंग जो हो जाएगी आपकी वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। अगर जो आपका अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट और सेविंग जो है वो आपने क्या कर दिया, इंटीमेट कर दिया पॉलिसी होल्डर को, कब, जब आप यहाँ पे पॉलिसी यहाँ पे जब कलेक्ट कर रहे थे प्रीमियम, आपने उसी टाइम बता दिया, उसी टाइम बता दिया। तो ड्वेल पॉलिसी जो है आपकी रिस्क कवर प्लस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाली, उसमें ग्रॉस प्रीमियम माइनस अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगी। सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है, अगर सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है तो क्या होगा, 10% ऑफ द सिंगल प्रीमियम चार्ज, 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम चार्ज आपका वैल्यू हो जाएगा। एग्जाम में दिया रहेगा कि कौन सी पॉलिसी है। और बाकी सारे केसेस में फर्स्ट ईयर में 25% ऑफ प्रीमियम चार्ज वैल्यू होगा और सब्सिक्वेंट ईयर्स में 12.5% होगा वैल्यू, 12.5% होगा वैल्यू। याद है आपको, अपन ने अरिहंत वो वाला क्वेश्चन किया था क्लास में, हर एक पॉइंट पे क्लास में क्वेश्चन किए हुए हैं बेटा, ठीक है। तो क्या करना है, बस हमको ये इंप्लीमेंट करना है, ध्यान रखना है, ये सब चीजें एग्जाम के पहले देख के जानी है। अबाउट नॉट टू अप्लाई फॉर एंटायर प्रीमियम, अगर रिस्क कवर के टुवर्ड्स होता है तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं। आगे
बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स के केस में क्या बात है कि भाई यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग सेकेंड हैंड गुड्स हो रहे हैं, मार्जिन स्कीम की बात थी, क्या पढ़ा था हमने भाई, सेकेंड हैंड गुड्स के केस में सिंपल है, वैल्यू क्या रहेगी, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, बट अगर ये नेगेटिव होगा तो इग्नोर करना रहेगा, नेगेटिव होगा तो इग्नोर करना रहेगा। देखो सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस यहाँ पे लेंगे क्योंकि बहुत सारे डीलर्स इसमें क्या थे, अनरजिस्टर्ड थे, ठीक है, अनरजिस्टर्ड थे, तो इसलिए उस केस में आईटीसी तो होता नहीं था, तो मार्जिन स्कीम लेके आई गवर्नमेंट ने सेकेंड हैंड गुड्स के केस में, उसमें क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे जो परचेज प्राइस लेना है इन केस ऑफ गुड्स रीपर्चेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड बोरोअर, भाई बोरोअर ने कोई चीज यहाँ पे क्या ली थी और उसने क्या कर दिया, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट वगैरह पे नहीं किया, तो बैंक ने क्या कर दिया, गुड्स उसका क्या ले लिए, यहाँ पे गुड्स ले लिया उससे, तो उस केस में वो अनरजिस्टर्ड बोरोअर है, तो उस केस में जब बैंक ने उससे लिए, यहाँ पे सेकेंड हैंड मोटर व्हीकल हो सकती है फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि उसका परचेज वैल्यू क्या मानेंगे, उसका परचेज वैल्यू क्या मानेंगे, तो उसका परचेज वैल्यू रहेगा जो भी उसका परचेज प्राइस था माइनस 5% per quarter or part thereof from the date of purchase till the date of disposal, from the date of purchase till the date of disposal उसको क्या रिडक्शन दिया जाएगा, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है, और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। तो अभी यहाँ परचेज प्राइस माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ आप उसमें से माइनस कर दोगे, जो बचेगा वो आपका परचेज वैल्यू आएगा, परचेज वैल्यू आ जाएगा बैंक का, उसको उसके सेल प्राइस से कंपेयर करेंगे, जो माइनस आ जाएगी फिर वो आपकी क्या हो जाएगी भाई, वो वैल्यू हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, सेकेंड हैंड गुड्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद में कूपन वाउचर के केस में जितने में आपका वाउचर आप रिडीम कर सकते हो, ठीक है, तो मेरे पास अगर कूपन या वाउचर है उसकी वैल्यू क्या रहेंगे, मनी वैल्यू ऑफ रिडीमेबल अगेंस्ट सच वाउचर, वो वाउचर कूपन से कितनी की वैल्यू की चीजें मैं रिडीम कर सकती हूँ, वो उसकी वैल्यू होगी, वो उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। प्योर नोटिफाइड सर्विसेज डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर होती है विदाउट कंसिडरेशन, तो उसकी वैल्यू निल लेंगे इफ आईटीसी इज अवेलेबल, बट वो सारी सर्विसेज के लिए, नोटिफाइड सर्विसेज के लिए अभी तक ये नोटिफाई किया नहीं है, तो पूछने के चांस बनते नहीं है। उसके बाद रूल 33 आता है, किसकी बात करता है, प्योर एजेंट। प्योर एजेंट के केस में क्या होता है, जो भी कॉस्ट इनकर करता है सप्लायर एज अ प्योर एजेंट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं सीए हूं, मतलब मैं सच में सीए हूं, मैं क्या कर रही हूँ, जीएसटी की कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रही हूँ, कोई मेरे पास आया, उसने बोला कि भाई हमको ये कुछ कंपनी फॉर्मेशन वगैरह कराना है, मैंने बोला मैं नहीं करती हूँ, ठीक है, मेरी कोई फ्रेंड है सीएस है, वो कर देगी, तो मैं ठीक है उनको बोल देती हूँ कि वो कर देगी, ठीक है, और मैंने उससे जो भी चार्ज किया, यहाँ पे आपसे जो भी अमाउंट लिया मैंने उसको डायरेक्टली दे दिया, मैं प्योर एजेंट जैसे काम कर रही हूँ, मैंने उसमें कुछ नहीं रखा, तो वो जो वैल्यू रहेगी वो मेरी वैल्यू में से एक्सक्लूड होगी, मेरे वैल्यू में से एक्सक्लूड होगी। प्योर एजेंट कौन होता है, जो एक कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट होता है, ना तो वो होल्ड करता है, नीदर इंटेंड्स टू होल्ड कोई टाइटल, ना तो वो यूज करता है कोई भी यहाँ पे चीज उसके खुद के इंटरेस्ट के लिए, और वो एक्चुअल अमाउंट जो इनकर करता है वो ही क्या करता है, रिसीव करता है, वो रिसीव करता है। सप्लायर एक्ट कर सकता है प्योर एजेंट के जैसे, उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट मुझे अलग से सेपरेटली इंडिकेट करना पड़ेगा इनवॉइस में, और ये क्या होनी चाहिए, इट इज एन एडिशन टू द जो मैं सर्विसेज दे रही हूँ उसके एडिशन में होना चाहिए, ठीक है। तो 1 लाख की मेरी सर्विसेज हुई, 10,000 की अगर सामने सीएस की सर्विस हुई, तो मैंने सिर्फ 10,000 ही लिख देना है और बिल में ऐड कर देना है, मुझे नहीं करना है कि मैं 11,000 ले लूं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अगर मैंने सिर्फ वो 10,000 ही ऐड किया है और ये कंडीशंस फुलफिल करी है, तो उस केस में सेपरेटली इंडिकेट किया इनवॉइस में, इट इज एन एडिशन टू माय सप्लाई, तो इन सब केसेस में क्या होगा, जो प्योर एजेंट के तरीके से आपने यहाँ पे जो भी कॉस्ट इनकर की वो आपकी वैल्यू से एक्सक्लूड होगी, मुझे जीएसटी 1 लाख पे ही पे करना होगा, 1,10,000 पे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेरी सिंपल, रूल 34, क्या रेट ऑफ एक्सचेंज क्या लेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू के लिए, रेट ऑफ एक्सचेंज कौन से दिन का लेना है, ठीक है। तो गुड्स के केस में यहाँ पे बोर्ड का कस्टम्स के अंडर जो है वो हम रेट लेते हैं कब, ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई, गुड्स के टाइम ऑफ सप्लाई का जो डेट आता है उस डेट का रेट ऑफ एक्सचेंज लेते हैं। और सर्विस के केस में गैप का रेट लेते हैं, कब का, डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विस, डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विस। अब अगर इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस दिया हुआ है वैल्यू, तो हमें यहाँ पे टैक्स का अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1,18,000 रुपए आपका इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वैल्यू दिया हुआ है, तो हम करते हैं डिवाइडेड बाय 118, आपको याद हो तो, और मल्टीप्लाइड करेंगे 18 से, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। डिवाइड करते हैं क्या, 100 प्लस टैक्स रेट, 100 प्लस टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट करोगे तो टैक्स का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो कैसे करोगे, 1,18,000 डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 100, जब भी वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दिया हुआ है और आपको चाहिए वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो आप ऐसे आप निकाल ही लेते हो, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं वैल्यूएशन रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इतना पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, यहां तक के पोर्शन से आने के ज्यादा चांसेस बनते हैं। अब क्या करेंगे, क्विकली नोटिफिकेशन सर्कुलर्स यहाँ पे 10 मिनट में देखेंगे। क्या है,
भाई टीसीएस, सबसे पहले सेक्शन 15(2) में हमने क्या पढ़ा था इंक्लूजन्स में कि भाई कोई भी टैक्सेस ड्यूटी सेस होते हैं उसको क्या करना है, इंक्लूड करना होता है वैल्यू में, इंक्लूड करना होता है वैल्यू में। तो यहाँ पे क्या बताया, लोगों को डाउट चला तो टीसीएस पे कंफ्यूजन आया कि टीसीएस का क्या करना है, तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया भाई टीसीएस नहीं आएगा वैल्यू में, टीसीएस नहीं आएगा वैल्यू में, क्योंकि एक इंटरिम लेवी है, इट डज नॉट हैव द कैरेक्टर ऑफ टैक्स, इट डज नॉट हैव द कैरेक्टर ऑफ टैक्स। तो एग्जाम में एडजस्टमेंट में टीसीएस दिया है तो वो वैल्यू में नहीं लेना है, ठीक है। बाकी टैक्सेस दिए, म्युनिसिपल टैक्सेस दिए हुए हैं आपके, यहाँ एक्साइज ड्यूटी दी हुई है, वो सब वैल्यू में ऐड होंगे। उसके बाद में यहाँ बीएफ या बीसी मॉडल जो बैंकिंग कंपनी का है, तो इसमें बताया गया कि जो बैंकिंग कंपनी है वो ही सर्विस प्रोवाइडर होता है। बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल में बिजनेस फैसिलिटेटर करस्पॉन्डेंट भी अगर काम कर रहे हैं तो भी एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पे क्या बोला गया है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, बैंकिंग कंपनी है, और उन्हीं की लाइबिलिटी है कि वो जीएसटी पे करे सारी वैल्यू पे ऑफ सर्विस चार्जेस या फीस जो भी वो कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं, वेदर और नॉट रिसीव वाया बिजनेस फैसिलिटेटर और करस्पॉन्डेंट। तो बिजनेस फैसिलिटेटर करस्पॉन्डेंट के वाया या विदाउट जो भी पैसा वो कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं उस पे टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, बैंक की ही है, बैंक ही सर्विस प्रोवाइडर है, बिजनेस फैसिलिटेटर करस्पॉन्डेंट की नहीं है। एकदम क्लियर किया गवर्नमेंट ने। डिस्काउंट पे क्लैरिफिकेशन आई है, हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया है बाय मोर सेव मोर वाला डिस्काउंट, यहाँ पे कोई यहाँ पे बाय मोर सेव मोर वाला डिस्काउंट है। फॉर एग्जांपल जो डिस्काउंट इनवॉइस में है, यहाँ पे जो डिस्काउंट इनवॉइस में है, आपको टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पता है भाई उसका डिडक्शन तो होता ही है। बट अगर कोई डिस्काउंट है जो कि क्या है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, उसका डिडक्शन भी कब होगा, इफ इट सेटिस्फाई कौन से पैरामीटर, कि भाई यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स थे क्या कि उसकी कंडीशंस आपको पहले से वो अग्रीमेंट में पहले से होना चाहिए, उसका आईटीसी सामने वाले ने रिवर्स करना चाहिए, इट शुड बी लिंक टू इनवॉइसेस, तो उसका डिडक्शन भी मिल जाएगा, उसका डिडक्शन भी मिल जाएगा पोस्ट सप्लाई का। और अगर जो सेकेंडरी डिस्काउंट होते हैं, मतलब जो टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पता ही नहीं होते हैं, क्या उसका डिडक्शन मिलेगा, नहीं, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर बाद में कोई सेकेंडरी डिस्काउंट दे दिया आपको, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, बट उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते टाइम, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं था टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम, वो पता ही नहीं था टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम यहाँ पे, तो इसलिए उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन ऑन इशू ऑफ जीएसटी ऑन एयरपोर्ट लेवीज। एयरपोर्ट लेवीज के केस में क्लैरिफिकेशन क्विकली एक डायग्राम से देखेंगे। देखो क्या हुआ ना, एयरलाइंस है, एयरपोर्ट ऑपरेटर है और पैसेंजर्स है। अब पैसेंजर ने जब यहाँ पे टिकट बुक करी, एयरलाइन क्या कर रही है, पैसेंजर से यहाँ पे टिकट के पैसे तो 2000 रुपए ले रही है, साथ में उन्होंने 20 रुपीज उनसे ले लिए, किस चीज के, एग्जाम्पल है 20 रुपीज, उन्होंने 20 रुपीज ले लिए किसके, पैसेंजर डेवलपमेंट फीस के, यूजर डेवलपमेंट फीस के, ठीक है, यूडीएफ पैसेंजर डेवलपमेंट फीस और यूजर डेवलपमेंट फीस के उन्होंने उससे पैसे ले लिए। क्यों लिए, क्योंकि एयरपोर्ट ऑपरेटर ने उनको बोला कि यार तुम ही उनसे पैसे ले लो और फिर वो पैसे हमको दे देना यहाँ पे, ठीक है, तुम हमको वो पैसे दे देना, छोटे छोटा अमाउंट है, क्या है, तुम एक काम करो, जब टिकट बुक कर रहे हो उसी टाइम पैसेंजर से एयरलाइन वाले ले लो और वो पैसे आप हमको दे देना एयरपोर्ट ऑपरेटर को। तो ठीक है बोला उन्होंने। एयरपोर्ट ऑपरेटर के पास क्या आ गए भाई, ये यहाँ पे 20 रुपीज आ गए। अब ये जो 20 रुपीज एयरलाइन ने कुछ नहीं किया, एयरलाइन का कुछ लेना देना नहीं है, उसने पैसेंजर से कलेक्ट किया और एयरपोर्ट ऑपरेटर को दे दिया एज अ प्योर एजेंट, उसने पैसेंजर से कलेक्ट किया, एयरपोर्ट ऑपरेटर को दे दिया। तो ये जो 20 रुपीज पे, इस पे जीएसटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, एयरपोर्ट ऑपरेटर ने पैसेंजर से अल्टीमेटली यहाँ पे क्या किया है भाई, चार्ज किया है थ्रू एयरलाइंस, तो एयरपोर्ट ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पे जीएसटी गवर्नमेंट को पे करने की। किस पे, ये 20 रुपीज पे, ये 20 रुपीज पे जीएसटी कौन पे करेगा, एयरपोर्ट ऑपरेटर पे करेगा। अच्छा, इसका आईटीसी कौन लेगा, पैसेंजर ले लेगा भाई, ये पैसेंजर को ये जो बिल लगा के देगा, ये पैसेंजर क्या करेगा भैया, आईटीसी ले लेगा वो पूरा अमाउंट पे। पैसेंजर अल्टीमेट यूजर है, अल्टीमेट कंज्यूमर है, पैसेंजर आईटीसी ले लेगा। एक तो ये ट्रांजैक्शन हुआ। दूसरा ये भाई कि एयरपोर्ट ऑपरेटर यहाँ पे कुछ कलेक्शन चार्जेस हो सकते हैं एयरलाइंस को पे कर रहा हो, एयरलाइंस फ्री में तो करेगा नहीं। एयरलाइंस ने बोला साल के 1 लाख रुपए दे देना आप मेरे को इस काम के लिए, साल के 1 लाख रुपए दे देना, ठीक है, एक अलग ट्रांजैक्शन है वो 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख रुपए एयरलाइंस की इनकम हुई, एयरलाइंस क्या करेगा, इस पे जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को जीएसटी कौन पे करेगा, इस पे एयरलाइंस पे करेगा, और इसका आईटीसी कौन ले लेगा, एयरपोर्ट ऑपरेटर ले लेगा, एयरपोर्ट ऑपरेटर ले लेगा। बस इतनी सी बात है, ये 2 ट्रांजैक्शन है। तो जो पीएसएफ यूडीएफ चार्जेस है उस पे जीएसटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एयरपोर्ट ऑपरेटर की है। किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है, और उसका आईटीसी कौन लेगा, पैसेंजर ले लेगा। और सेकंड ट्रांजैक्शन जो कलेक्शन चार्जेस एयरलाइंस चार्ज कर रही है एयरपोर्ट ऑपरेटर से, उस पे जीएसटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरलाइंस की है, और आईटीसी एयरपोर्ट ऑपरेटर ले लेगा, आईटीसी एयरपोर्ट ऑपरेटर ले लेगा। बस इतनी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है और कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सिंपल वर्ड्स में लिखा भी है, द एयरलाइन शेल नॉट बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन पीएसएफ यूडीएफ
provided airline satisfies the condition of pure agent, the registered person who are the ultimate recipient of airport services may take ITC. जो passengers हैं वो क्या ले सकते हैं, ITC ले सकते हैं PSF UDF में on the basis of pure agent invoice issued by airline to them. जो airline उनको क्या कर रही है, invoice issue कर रही है, उस पर क्या कर सकते हैं, वो बिल्कुल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ITC ले सकते हैं, उसके बेसिस पे ITC ले सकते हैं, ठीक है। और जब कलेक्शन चार्जेस यहाँ पे एयरपोर्ट ऑपरेटर यहाँ पे पे कर रहा है, किसको, एयरलाइंस को पे कर रहा है फॉर सर्विस प्रोवाइडेड बाय एयरलाइंस टू एयरपोर्ट ऑपरेटर। एयरलाइंस की लायबिलिटी रहेगी उस पे जीएसटी पे करने की, और आईटीसी उसका कौन ले सकता है, एयरपोर्ट ऑपरेटर ले सकता है, एयरपोर्ट ऑपरेटर ले सकता है, ठीक है। तो ये दोनों भी बातें हमने देखी। नेक्स्ट, नो क्लेम बोनस। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, नो क्लेम बोनस क्या हुआ ना, मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम था कितना, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। पिछले साल मैंने क्लेम नहीं किया तो मुझे इस बार यहाँ पे क्या दी इंश्योरेंस पॉलिसी ने, क्या इंश्योरेंस वालों ने क्या बोला, 1,000 रुपए का आपका नो क्लेम बोनस है और खाली आपको 9,000 रुपए ही पे करना पड़ेगा, खाली आपको 9,000 ही रुपए पे करना पड़ेगा। तो मुझे क्या ये नो क्लेम बोनस का डिडक्शन मिलेगा वैल्यू से? यस, नो क्लेम बोनस का आपको डिडक्शन मिलेगा वैल्यू से, और आपको जीएसटी किस पे पे करना पड़ेगा, 9,000 पे ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। सो डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ नो क्लेम बोनस इज प्रोवाइडेड इन द इनवॉइस इशूड बाय द इंश्योरर टू इंश्योर्ड। जीएसटी शैल बी लेविएबल ऑन व्हाट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। जो भी एक्चुअल इंश्योरेंस प्रीमियम है, मतलब 9,000 रुपए पे जीएसटी पेएबल रहेगा बाय पॉलिसी होल्डर टू इंश्योरर आफ्टर डिडक्शन ऑफ नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस के डिडक्शन के बाद। तो नो क्लेम बोनस क्या है, परमिसेबल डिडक्शन है भाई, 15(3) के हिसाब से क्या है, परमिसेबल डिडक्शन है यहाँ पे, और इसका डिडक्शन क्या है आपको मिलेगा, और इस पे बाद जो वैल्यू आएगी 9 लाख रुपीज, 9,000 रुपीज, उस पे ही आपको क्या रहेगा, जीएसटी पे करना रहेगा, उस पे ही जीएसटी पे करना रहेगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद में क्या हुआ, जो भी इंसेंटिव पे करते हैं यहाँ पे बैंक्स को, किसमें इंसेंटिव स्कीम में पे किए जाते हैं, जो इंसेंटिव्स रुपए डेबिट कार्ड के लिए या जो भी लो वैल्यू बीम यूपीआई वगैरह के लिए, तो वो क्या है, वो सब्सिडी है और वो टैक्सेबल नहीं है, वो टैक्सेबल नहीं है। नाउ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आई है, यहाँ क्या बात है, पर्सनल गारंटी। देखो दो चीजें बात करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, पर्सनल गारंटी और कॉर्पोरेट गारंटी, ठीक है। पहले पर्सनल गारंटी की बात करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, हमने ये पढ़ा भी था क्लास में एग्जाम्पल के साथ। क्या हो रहा है यहाँ, पर्सनल गारंटी, भाई डायरेक्टर है अपनी यहाँ पे कंपनी के लिए क्या कर सकता है, बैंक को क्या कर सकता है, पर्सनल गारंटी दे सकता है, बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को डायरेक्टर ने पर्सनल गारंटी दी है यहाँ पे, ताकि आप क्या कर दो, सैंक्शन कर दो अपनी क्रेडिट फैसिलिटीज उनको, विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है ये यहाँ पे। तो क्या इसे सप्लाई ऑफ सर्विस मानना कि नहीं, जीएसटी लगना कि नहीं, क्वेश्चन ये आया, तो क्लैरिफिकेशन आया। देखो डायरेक्टर जो है वो कंपनी का क्या है, रिलेटेड पर्सन है, रिलेटेड पर्सन के केस में इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन क्या ये सप्लाई हो जाता है, हाँ बिल्कुल हमारी बात हुई है कि इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1 के हिसाब से ये सप्लाई है, सप्लाई है। तो फिर अब वैल्यू क्या लेना, वैल्यू क्या लेना, तो वैल्यूएशन रूल्स में देखा, रूल 28 ने क्या बोला, वैल्यू क्या ले लो, रिलेटेड पर्सन के केस में पहले ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। अब देखो क्या बात है ना यहाँ पे, तो सप्लाई तो है, वैल्यू लेंगे ओपन मार्केट वैल्यू, ये बात तो है, यहां तक तो पहुंचे हम रूल 28 से। अब क्या बात हुई ना यहाँ पे कि भाई अब बैंक कई बार आरबीआई की मैंडेट के हिसाब से, आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से डायरेक्टर को यहाँ पे अलाउड नहीं है कि वो की कंसिडरेशन चार्ज करे, एक्सेप्ट इन सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वो कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर सकता, चार्ज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जहां पे कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, तो उस केस में ओपन मार्केट वैल्यू जो आपको लेना है उसको आप जीरो मान सकते हो और कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं, ओपन मार्केट वैल्यू को जीरो मान सकते हो और कंसिडरेशन चार्ज यहाँ पे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं। बट कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पे डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन पेएबल होती है, तो जब भी किसी भी सर्कमस्टांसेस में अगर डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन पेएबल है तो जो रेम्यूनरेशन या कंसिडरेशन आप उसको पे कर रहे हो वही वैल्यू हो जाएगी और उसी पे क्या होगा, जीएसटी डिस्चार्ज होगा, उसी पे क्या होगा, डिस्चार्ज होगा जीएसटी। तो इन केस ऑफ पर्सनल गारंटी, ठीक है, पर्सनल गारंटी की बात हो रही, कॉर्पोरेट गारंटी की बात नहीं हो रही। जब डायरेक्टर अपनी पर्सनल गारंटी दे रहा है किसको, यहाँ पे बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, कि भाई मेरी कंपनी को क्या दे दे आप, यहाँ पे आप क्रेडिट फैसिलिटी वगैरह दे दे, तो उस केस में वैल्यू क्या लेना, सबसे पहले क्या वो सप्लाई है, तो बात होगी शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई है, वैल्यू क्या लेना, तो रूल 28 के हिसाब से हम ओपन मार्केट वैल्यू लेते हैं। बट अगर नो कंसिडरेशन है तो ओपन मार्केट वैल्यू को जीरो कंसिडर कर दिया जाए एंड नो जीएसटी इज पेएबल। बट अगर रेम्यूनरेशन कुछ पेएबल है तो जो भी रेम्यूनरेशन कंसिडरेशन आप डायरेक्टर को पे कर रहे हैं उसी को क्या मान ली जाएगी, वैल्यू मान ली जाएगी और उसी पे जीएसटी डिस्चार्ज हो जाएगा, जीएसटी डिस्चार्ज हो जाएगा। ये किसकी बात हुई, पर्सनल गारंटी की, ठीक है, बस ये टेबल याद रखना है पर्सनल गारंटी के केस में। कॉर्पोरेट गारंटी पे आओ, अगर यहाँ पे यहाँ क्या बात हो रही है, एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेट गारंटी, कोई भी पर्सन दे रहा है अनादर रिलेटेड पर्सन के लिए या कोई होल्डिंग कंपनी दे रही है क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए, किसको, सब्सिडरी कंपनी को यहाँ पे, तो उस केस में
इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, क्या उसे सप्लाई माना जाएगा कि नहीं? सवाल फिर से वही आया, सवाल फिर से यही आया। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन क्या बोलता है? क्लैरिफिकेशन बोलता है कि अगर कॉर्पोरेट गारंटी बैंक को दे रहे हो, कॉर्पोरेट गारंटी बैंक को दे रहे हो जब आपकी कंपनीज रिलेटेड है या होल्डिंग सब्सिडरी के बीच की यहाँ पे बात है, तो उसे सप्लाई माना जाएगा इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई तो माना जाएगा, रिलेटेड पर्सन तो है, सप्लाई तो माना जाएगा यहाँ। बट अब वैल्यू क्या लेंगे? तो वैल्यू लेंगे भाई, अब रूल 28 में यहाँ पे यहाँ बता दिया, रूल 28 अमेंड हो गया और क्या बोला है? वैल्यू क्या लेना है? 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ सच गारंटी और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। 1% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर आपको लेना है वैल्यू। ठीक है, अब वो बात नहीं रही है। पहले जो रूल 28 था उसमें जो था कि भाई सामने वाले को आईटीसी अगर अवेलेबल है तो उस केस में क्या ले लें, यहाँ पे टैक्स, यहाँ जो वैल्यू ले लें, वैसा अब नहीं है, वैसा नहीं है। रूल 28 में बाकी केसेस में ये चीज है ना कि अगर सामने वाला रिसिपेंट एलिजिबल पर फुल आईटीसी तो इनवॉइस वैल्यू को ही वैल्यू मान लिया जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं होगा। कॉर्पोरेट गारंटी के केस में वैल्यू क्या लेनी है? जो भी 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ गारंटी और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। ठीक है, 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ सच गारंटी और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। देखो एग्जाम्पल देखेंगे क्विकली, यहाँ पे मेन बुक ओपन कर रही हूं मैं। ये देखो, अगर अमाउंट ऑफ गारंटी 20 लाख है आपकी, तो 1% ऑफ दैट गारंटी कितना हो गया आपका? 20,000। यहाँ पे कंसिडरेशन अगर उसके लिए कुछ भी नहीं है तो दोनों में से जो भी हायर हुआ 20,000। अगर यहाँ पे आपकी गारंटी 20 लाख की है और आपने कंसिडरेशन चार्ज किया उसके लिए 10,000, तो यहाँ 1% ऑफ द गारंटी 20,000 और 10,000 विच एवर इज हायर 20,000। अमाउंट ऑफ गारंटी 20 लाख है, 1% ऑफ गारंटी 20,000 आता है, आपने कंसिडरेशन चार्ज किया 30,000 विच एवर इज हायर, आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना है। सो कॉर्पोरेट गारंटी के केस में बहुत ही क्लियर है, 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ गारंटी और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर वैल्यू रहेगा, विच एवर इज हायर वैल्यू रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे बहुत क्विकली देख रहे हैं बेटा, क्विक रिविजन है। एंड लास्ट यहाँ पे इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज के केस में आया क्लैरिफिकेशन, क्या बोल रहा है? हेड ऑफिस सर्विसेज दे रहा है ब्रांच ऑफिस को, जिसमें ब्रांच ऑफिस को फुल आईटीसी अवेलेबल है, जिन केस में उसकी बात करेंगे पहले। ठीक है, तो क्या हो रहा है? बड़ी सिंपल सी बात है, इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज जहां पे हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को दे रहा है और ब्रांच ऑफिस क्या है? एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। तो मुद्दे दो आए, इशू दो आए, क्या कि क्या एचओ को इनवॉइस इशू करना कंपलसरी है, पहली बात। दूसरी बात, क्या कॉस्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स जैसे कि सैलरी कॉस्ट वगैरह उसको इंक्लूड करना पड़ेगा इन कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस, इन कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस। ठीक है, ये दो क्वेश्चन पूछे गए। तो बड़ा प्यारा सा क्लैरिफिकेशन दिया गवर्नमेंट ने। क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला भाई डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में आप वैल्यू क्या लेते हो? रूल 28 के हिसाब से लेते हैं भाई, रूल 28 के हिसाब से वैल्यू लेते हैं, मतलब ओपन मार्केट वैल्यू लेते हैं, ओपन मार्केट वैल्यू लेते हैं। बट जहां पे सामने वाला एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी है, तब आप क्या करते हो? तब आपने बता दिया कि उस केस में हम क्या लेते हैं, उस केस में हम डीम टू बी ओपन मार्केट वैल्यू, यहाँ पे जो भी इनवॉइस वैल्यू इट विल बी डीम टू बी ओपन मार्केट वैल्यू, इट विल बी डीम टू बी ओपन मार्केट वैल्यू। तो गवर्नमेंट ने बोला वही बात है, जब एचओ ब्रांच ऑफिस को यहाँ पे कोई सर्विसेज सप्लाई करे तो जो भी वैल्यू डिक्लेयर रहेगी यहाँ पे वही आप क्या ले लोगे, जो वैल्यू इनवॉइस में डिक्लेयर की उसी को ओपन मार्केट वैल्यू ले लोगे, जब वहां पे वो फुल आईटीसी यहाँ पे ब्रांच ऑफिस को अवेलेबल है। यहाँ पे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट इंक्लूड करी है, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी इनवॉइस पे वैल्यू डिक्लेयर है उसी को आप क्या मान लोगे? ओपन मार्केट वैल्यू मान लोगे। बात खत्म, बात खत्म। अब अगर इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हो, इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हो, तो उस केस में वैल्यू मान ली जाएगी निल। इन्होंने बोल दिया वैल्यू मान ली जाएगी निल, और निल वैल्यू को ही ओपन मार्केट वैल्यू मान ली जाएगी। तो बड़ी सिंपल सी बात गवर्नमेंट ने क्या बताई यहाँ पे, अगर यहाँ पे एचओ क्या कर रहा है, ब्रांच ऑफिस को यहाँ पे कोई इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज दे रहा है, तो वैल्यू रूल 28 के हिसाब से जनरली क्या होती है? ओपन मार्केट वैल्यू होती है। अगर इनवॉइस में कोई वैल्यू डिक्लेयर्ड है तो वो वैल्यू को ही मान ली जाएगी ओपन मार्केट वैल्यू। बट अगर आपने इनवॉइस इशू ही नहीं करी है, इनवॉइस इशू ही नहीं करी है, तो उस केस में वैल्यू क्या ले ली जाएगी? निल ले ली जाएगी, निल ले ली जाएगी। जहां पे सामने वाला क्या है? एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, जहां पे सामने वाला एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी है। पहली बात ये हुई। सेकंड इशू में बोला कि अगर सामने वाला ब्रांच ऑफिस को यहाँ पे फुल आईटीसी अवेलेबल नहीं है, सामने वाला ब्रांच ऑफिस को फुल आईटीसी अवेलेबल नहीं है, तो क्या उस केस में भी कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स जो भी है यहाँ पे वो इंक्लूड करना जरूरी है वैल्यू में? क्वेश्चन क्या आया? तो आंसर गवर्नमेंट ने वही दिया सेम, क्या इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एचओ टू बीओ, जो भी कॉस्ट ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग द सेट सर्विसेज इज नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग द टैक्सेबल वैल्यू। वो कॉस्ट ऑफ जो भी सैलरी एम्प्लॉय वगैरह है ये सब आपको मैंडेटरीली यहाँ पे क्या नहीं है, इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग द टैक्सेबल वैल्यू इवन इन केस अगर फुल आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो भी कोई जरूरी नहीं है उसे इंक्लूड करना, उसे इंक्लूड करना। ठीक है, सो ये एक सिंपल सा क्लैरिफिकेशन आया बेटा।
अब यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। फटाफट 2 मिनट में क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्विक रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का। यहाँ पे क्या पढ़ा भाई मैम, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालना, वो हमारी बात हुई। सबसे पहले तो मैम 15(1) में बोला वैल्यू इज ट्रांजैक्शन वैल्यू विच इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, कब, जब सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। और इसमें फिर इंक्लूजन्स बताए हमको, क्या 5 चीजें इंक्लूड करने बताई, टैक्सेस अदर देन जीएसटी, उसके बाद में हमको बता दिया थर्ड पार्टी पेमेंट्स भी इंक्लूड कर दो, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी इंक्लूड कर दो, इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी फॉर डिले इन पेमेंट वो भी इंक्लूड कर दो, और सब्सिडीज लिंक टू प्राइस अदर देन गिवन बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इसको भी इंक्लूड कर दो। एक्सक्लूजन्स में क्या बोला, एक्सक्लूजन्स में बोला जो भी डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई उसको एक्सक्लूड कर लो। और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, अगर वो आपको पहले से पता था, इनवॉइस से लिंक हो सकता है, प्रोपोर्शनेट आईटीसी सामने वाले ने रिवर्स किया है तो भी क्या हो जाएगा, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। उसके बाद आई बात क्या, सप्लाई रिलेटेड पर्सन को कर रहे हो या प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं, या सप्लाई क्या है, नोटिफाइड सप्लाई, तो उस केस में वैल्यू कैसे निकालोगे, वैल्यूएशन रूल से निकालेंगे। वैल्यूएशन रूल्स में गए, सबसे पहले आया रूल 27 बोला कंसिडरेशन नॉट ओनली इन मनी, तो उस केस में क्या कर लो, ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, इक्वल इन मनी कंसिडरेशन ले लो, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी ले लो, और उसके बाद में लास्ट बात कर दी रूल 30-31 इन दैट ऑर्डर आप ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रूल 28 आया, क्या बोला, इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से इस बार क्या, डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में, रिलेटेड पर्सन के केस में वैल्यू क्या लेना अदर देन एजेंट, वैल्यू बोला ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, लाइक काइंड एंड क्वालिटी की ले लो, 30-31 की ले लो। उसके बाद में अगर गुड्स एज सच सामने वाला रिसिपिएंट सप्लाई करने वाला है तो 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय रिसिपिएंट टू अनरिलेटेड कस्टमर ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। रिसिपिएंट एलिजिबल है आईटीसी के लिए तो इनवॉइस वैल्यू को ही मार्केट वैल्यू मान लेंगे और कोई दिक्कत की बात है नहीं। यहाँ पे कॉर्पोरेट गारंटी के केस में बिल्कुल क्लियर रूल ने क्या बोला कि वैल्यू क्या रहेगी, 1% ऑफ वैल्यू ऑफ सच गारंटी, यहाँ अमाउंट ऑफ सच गारंटी ऑफर्ड और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। कॉर्पोरेट गारंटी की बात हो रही है, कॉर्पोरेट गारंटी की बात हो रही है। उसके बाद क्या आया, रूल 29 आया, क्या बोला भाई, गुड्स के केस में एजेंट के थ्रू यहाँ पे सप्लाई कर रहे हो उस केस में वैल्यू क्या लेना, यहाँ ले लो आप वैल्यू या तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो या 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द रिसिपिएंट टू अनरिलेटेड कस्टमर, लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाला चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, या वैल्यू एज पर रूल 30-31 इन दैट ऑर्डर। रूल 30 क्या बोलता है, 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्विजिशन या प्रोविजन ऑफ गुड्स या सर्विसेज क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। 31 आया, बेस्ट जजमेंट, क्या रीजनेबल मींस कंसिस्टेंट विद द जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू ले लो। और सर्विस के केस में 31 पहले अप्लाई कर सकते हो, 30 बाद में अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद 31A आया, किसके लिए बोला, सबसे पहले लॉटरी की बात करें तो 100/128 ऑफ द फेस वैल्यू और प्राइस नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट व्हिचएवर इज हायर। और बैटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेसिंग की बात करें तो 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बेट बैटिंग गैम्बलिंग में और हॉर्स रेसिंग में अमाउंट पेड टू द टोटलाइजर क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद 31B आया, किसके लिए, ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए, क्या बोला, जो भी पैसा पे कर रहे हो आप यहाँ पे किस चीज के लिए, ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए, वो वैल्यू हो जाएगा। बट कुछ अमाउंट रिटर्न हो रहा है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद में 31C आया, कसिनो के लिए, जो भी अमाउंट पे कर रहे हो, क्या चीज के लिए, परचेज ऑफ टोकन चिप्स, ये सब चीजों के लिए, या कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो आपका वैल्यू हो जाएगा। बट कुछ अमाउंट रिटर्न कर रहा है कसिनो आपको तो वो वैल्यू से डिडक्ट नहीं होगा। पर अगर आपने वहां पे कोई इवेंट में क्या किया, यहाँ पे आपने जीता, विन किया और आपको पैसा मिला और आपने वापस से उसको यूज कर लिया विदाउट विदड्रॉइंग, तो उसको वैल्यू का पार्ट नहीं मानेंगे, उसको वैल्यू में नहीं लिया जाएगा। और टाइम ऑफ सप्लाई, सारे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स का क्या होता है, यहाँ पे जब वो पैसा आपको मिलता है एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या होता है, उसका टाइम ऑफ सप्लाई होता है। उसके बाद रूल 32 आया, स्पेसिफिक रूल्स थे भाई, किसके लिए, परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। दो ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, करेंसी व्हेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम INR, डिफरेंस इन बाइंग सेलिंग रेट RBI रेट इनटू टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ करेंसी हो जाएगा। RBI रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं, 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ INR हो जाएगा। अगर दोनों भी करेंसी INR में एक्सचेंज नहीं हो रही है तो उस केस में दोनों को INR में करो, जो भी लेसर अमाउंट है उसका 1% आपका वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पे क्या है भाई, अगर 1 लाख रुपए तक के क्या है, यहाँ 1% और 250 विच एवर इज हायर। 1 लाख 1 से 10 लाख तक के कितना है, 1000 प्लस 0.5 और 10 लाख 1 से कितना है, 5500 प्लस 0.1%, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 60,000, मिनिमम 250 मैक्सिमम 60, ये आपका कैप रहेगा। ऑप्शन एक बार एक्सरसाइज कर लिया तो पूरा साल आप ऑप्शन विड्रॉ नहीं कर सकते हो। एयर ट्रैवल एजेंट के केस में वैल्यू क्या रहेगी, डोमेस्टिक बुकिंग्स के केस में 5% ऑफ बेसिक फेयर, इंटरनेशनल बुकिंग के केस में 10% ऑफ बेसिक फेयर वैल्यू रहेगी। बेसिक फेयर मतलब जिस पे जनरली कमीशन पे किया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के केस में वैल्यूएशन क्या बताया,
और ये नहीं अप्लाई होता है किस केस में, जब पूरा का पूरा प्रीमियम टुवर्ड्स रिस्क कवर है तो ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, उस केस में ये अप्लाई नहीं होगा। सो अब पॉलिसी आपकी क्या है, ड्वेल बेनिफिट वाली है। ड्वेल बेनिफिट वाली मतलब रिस्क कवर भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, तो ग्रॉस प्रीमियम माइनस जो भी अमाउंट अलोकेट किया फॉर इन्वेस्टमेंट उसको आप माइनस कर दोगे, आपका आ जाएगा वैल्यू। सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी तो 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम आपका वैल्यू हो जाएगा। बाकी सारे केसेस में 25% ऑफ प्रीमियम चार्ज फर्स्ट ईयर में और सब्सिक्वेंट ईयर में आधा हो जाएगा, सीधे 12.5% ऑफ द प्रीमियम चार्ज आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। सेकेंड हैंड गुड्स के केस में बड़ा सिंपल है, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे जब गुड्स रीपर्चेस करते हैं अनरजिस्टर्ड बोरोअर्स है, अनरजिस्टर्ड बोरोअर्स है, उस केस में परचेज प्राइस क्या रहेगा, परचेज प्राइस माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल। परचेज प्राइस आ जाएगा, उसको सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे, वैल्यू आ जाएगा। वाउचर के केस में जिस अमाउंट पे भी वो रिडीमेबल रहेंगे वो आपका वैल्यू हो जाएगा। प्योर एजेंट के केस में क्या होता है, जो वैल्यू से एक्सक्लूड किया जाता है, जो भी पैसा आप एज प्योर एजेंट लेते हो वो आपकी वैल्यू से एक्सक्लूड किया जाता है। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या लेना, गुड्स के केस में सीबीएसई जो कस्टम्स में रेट देता है, यहाँ पे कब, डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स। और सर्विस के केस में गैप का जो रेट होता है यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज वो रेट हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे अगर आपकी क्या है, यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो क्या करना है, आप उसको यहाँ पे टैक्स निकालना है, आपको टैक्स निकालना है, तो वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 प्लस टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट में क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया बेटा, क्विक रिविजन यहाँ पे किया इस चैप्टर का। एंड आई होप आपको ये डिस्कशन काम आया होगा बेटा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और वीडियोस आपको अगर आपके यहाँ पे हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कर दो, और यहाँ पे क्या करो, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, उनको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्पफुल होंगे। सो बेटा विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।